जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आपके साथ हर एक वंश शेयर करते हैं। हर एक वंश कहा जाता है यह वंश 544 से लेकर 412 तक इसने शासन किया तथा यह सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। कौन सा सबसे प्राचीन वंश माना जाता है? अगर हम किसी वंश को पढ़ते हैं तो वंश के अंदर हमें उनकी राजधानी, उनके राजा तथा राजा ने कहाँ का युद्ध किया तथा कौन कौन से क्षेत्रफल जीते, उन सब के हमें वर्णन पढ़ने को मिलते हैं तथा उस समय पे कैसी व्यवस्था थी उस बारे को हमें पढ़ना पड़ता है। तो हमें सबसे प्राचीन वंश देखने को मिलता है हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 में से शासन करता है और 412 तक ईस्वी तक इसने शासन किया, ईस्वी पूर्व तक शासन किया। कहा जाता है कि जो उसके संस्थापक रहे बिंबिसार थे। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, लेकिन इस हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। कौन से? बिंबिसार थे। संस्थापक बिंबिसार थे, हर्यक वंश के संस्थापक। और इन्होंने जो शासन किया 544 से लेके 452 तक इन्होंने शासन किया, 92 तक, 492 तक इन्होंने शासन किया। 544 से 492 तक इन्होंने इसका शासन किया। हमें देखने को मिलता है कि जो इनका शासनकाल रहा तथा इनका जो प्रांत रहा, इन्होंने जो क्षेत्रफल पे शासन किया, कहा जाता है कि इसको राजगिरी, कौन? राजगिरी या गिरिव्रज के नाम से जाना गया। अधिकतर हमें राजगिरी देखने को मिलता है। कौन सा? राजगिर, गिरी देखने को मिलता है। कहीं कहीं हमें राजगृह भी पढ़ने को इसको मिलता है। क्या? राजगृह, राजगिरी तथा राजगृह या ब्रजगृह, यह हमें 2-3 नाम इसके मिलते हैं कि इन्होंने की राजधानी यह थी। यह सबसे ऐतिहासिक राजवंश रहा। तो इसको कहा जाता है, जो हर्यक वंश है इसको पितृहंतक वंश भी कहा जाता है कि यह जितने भी इनके पुत्र है अपने पिता को मारते गए तथा उनकी जगह पे खुद शासन करते गए। यह प्रकार से हमें इस वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है इतिहास में। तथा बिंबिसार कहा जाता है कि यह बौद्ध भगवान थे, उनके समकालीन थे या अनुयायी थे। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के अनुयायी की जानकारी प्राप्त हमें होती है यहाँ से। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि अलग अलग इसमें बहुत सारे शासक भी हुए, लेकिन जो बिंबिसार था इस कहा जाता है कि इसने 4 से 5 शादियाँ की और जहाँ पे भी शादी की उन राजाओं को हराया तो वहाँ की राजकुमारी या रानी को ले आता और उस राज्य पे यह कब्जा कर लेता। तो फिर हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग किसने जीते। हमें देखने को मिलता है कि बिंबिसार की जो पहली पत्नी थी महाकोसला, कौन सी? महाकोसला, जो कौशल राज्य की पुत्री थी। किसकी? कौशल राज्य की पुत्री थी। और प्रेसेन की बहन थी। किसकी? प्रेसेन की बहन थी। इसके साथ हमें पढ़ने को मिलता है कि जब इसने कौशल्या से ब्याह किया तो इसके कौशल राज्य ने इसको दहेज में पूरा कौशल राज्य दे दिया। इस प्रकार हमें बिंबिसार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तथा इसकी दूसरी पत्नी वैशाली थी। कौन सी? वैशाली थी, जो लक्ष्मी नरेश की राजकुमारी थी। लक्ष्मी नरेश की राजकुमारी थी। लक्ष्मी गणराज रहा, उसकी है राजकुमारी थी। इसके बाद हमें को मिलता है कि जो वैशाली थी उसका नाम चेहला भी कहीं कहीं हमें पढ़ने को मिलता है। क्या? चेहला देखने को मिलता है। तीसरी पत्नी हमें देखने को मिलती है क्षेमा। कौन सी? क्षेमा, जो पंजाब राज्य की राजकुमारी थी। उस समय पंजाब प्रांत की यह राजकुमारी थी।
अलग अलग हमें देखने को प्राप्त होता है। और चेलना जैन धर्म को अपना लिया था। जो पहली पत्नी थी चेलना, नहीं पहली नहीं तीसरी पत्नी थी चेलना, उसने जैन धर्म को अपना लिया था। इस प्रकार हमें बिंबिसार की कई पत्नियों की जानकारी प्राप्त होती है। एक समय पे हमें देखने को मिलता है कि अवंती के राजा चंद्रप्रदो बीमार हो जाते हैं। कौन? अवंती के राजा चंद्रप्रदो बीमार हो जाते हैं। तो वो बिंबिसार अपने वैद्य जीवक को उनके पास भेजता है। उसको जीवक को भेजता है और चंद्रप्रदो सही हो जाते हैं। तो चंद्रप्रदो अपना पूरा वैशाली को सॉरी अवंती को पूरा इनको दे के चले जाते हैं और वन की ओर रवाना हो जाते हैं। बिंबिसार को दे के चले जाते हैं। इस प्रकार अवंती पर इनका कब्जा हो जाता है। लेकिन इनके मन में एक बात हमेशा खटकती रहती है कि हम उस समय के जो एक बहुत ही प्रमुख रहा वैशाली, उसको हम एक कब्जा नहीं कर पाते। किसको? वैशाली को। अवंती तो मिल गया, चंद्रप्रभु की है बीमारी सही कर देते। कहते हैं कि कहा जाता है कि इनको चेचक नाम की एक बीमारी हो जाती है, और यह सही करते हैं। इस प्रकार हमें बिंबिसार के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। इसका पुत्र हुआ, हमें देखने को मिलता है इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता को मार देता है और खुद राजगद्दी पे बैठ जाता है। कौन? अजातशत्रु। कहा जाता है कि जो अजातशत्रु राजगद्दी पे बैठता है 492 पे गद्दी पे बैठता है और 460 तक राज्यपाट करता है। कभी 460 पे बैठता है, 492 पे बैठता है और 460 तक राजपाट करता है। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का अर्थ होता है, कई बार क्वेश्चनों में आ चुका है, अजातशत्रु का अर्थ क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला। इस प्रकार हमें यह देखने को प्राप्त होता है। इसने अपने पिता की हत्या की, तो इसको पितृहंतक भी कहते हैं कि इसने पिता की हत्या कर दी, बिंबिसार को मार दिया और राजगद्दी पर बैठा, इसलिए इसको पितृहंतक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसने प्रतिसेन की पुत्री वजीरा से विवाह किया। किसी वजीरा से इसने विवाह किया। यह सुरक्षा की दृष्टि से इसने जो राजगीर था उसकी किलेबंदी कराई। पहले बिंबिसार ने यह नहीं अपनाया, लेकिन इसने जो किला बनाया था अजातशत्रु ने, उस किले को चारों ओर से बाउंड्री के रूप में इसने ढाल दिया। किसने? अजातशत्रु ने। हमें यह देखने को मिलता है। तथा अजातशत्रु के समय एक बहुत बड़ी घटना घटने को हमें देखने को मिलता है कि बौद्ध भगवान की मृत्यु हो जाती है। अभी अजातशत्रु के समय पे यह सबसे बड़ी उस समय की घटना पढ़ने को मिलती है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि अजातशत्रु ने एक बौद्ध संगति भी करवाई। कौन सी? अजातशत्रु ने एक बौद्ध संगति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखने को मिलता है कि इसने प्रारंभ में जैन धर्म अपना लिया था, लेकिन बुद्ध भगवान से यह प्रेरित हुआ तथा बौद्ध धर्म धीरे धीरे इसने ट्रांसफर हो गया तथा बौद्ध धर्म अपना लिया। इस प्रकार हमें अजातशत्रु के बारे में प्राप्त होती है। इसके दो संतानें हुई, अजातशत्रु की दो संतानें हुई। कौन कौन सी? उदयनी तथा उदयभद्र। उदयभद्र अपने भाई को मार देता है और उदयनी को शासन करने लगता है और 460 में शासन करने के लिए बैठता है और 444 तक यह शासन करता है। कौन? उदयनी। इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इसे भी पितृहंतक कहा गया है, लेकिन यह सही है कि नहीं इसकी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, इसकी जानकारी यह मिलती है कि उदयभद्र की इसने जान ली। इसके साक्ष्य में कई प्रकार से ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है। लेकिन इसने पिता की हत्या की, अजातशत्रु की हत्या की, इसके साक्ष्य हमें आज तक प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। पुराणों में इसके बारे में कहा गया कि इसने संगम शहर की स्थापना की। किसने? उदयनी ने, जो चिरपुर चोलों की राजधानी रही। इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें देखने को मिलते है कि अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग टिप्पणियां हमसे की। कहा जाता है कि इसने ही पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र की स्थापना की, जिसे आज के टाइम पे हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। इसके पटना के नाम से जानते हैं। इसने ही इसकी स्थापना की और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, जिसको पाटलिपुत्र को इसने ही उदयनी बनाया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी। कोई कहता है कि कोई अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। इस प्रकार अलग अलग लोगों का अलग अलग मतों के साथ इसका परिणाम हमें प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इसका जो पुत्र हुआ नागदस, उसकी भी हत्या शिशुनाग द्वारा ही की गई। इसके द्वारा शिशुनाग के द्वारा करी गई और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी गई। यहाँ कहीं सही जानकारी प्राप्त होती है, कहीं गलत जानकारी प्राप्त होती है। हाँ, लेकिन शिशुनाग की हत्या, इस नवदशक की हत्या शिशुनाग ने की है, जानकारी पुख्ता प्राप्त होती है। लेकिन उदयनी की हत्या शिशुनाग ने की, इसके साक्ष्य हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं होते। यह इतिहासकारों को अलग अलग वहम हमें देखने को प्राप्त होता है। एक इतिहास में हमें एक और जानकारी मिलती है कि जो वृद्धरथ था, जो जरासंध का वंशज था। कहा जाता है कि जो जरासंध था, इतिहासों में तथा पुराणों में जरासंध वंश था, उसको सबसे ज़्यादा प्राचीन माना गया। कहा जाता है कि जरासंध की हत्या कृष्ण भगवान और अर्जुन और भीम ने मिलके कर दी मल्ल युद्ध में। यह कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, यह इतिहास जानो। हम इतिहास के स्टूडेंट हैं तो हमें उतना ही समझना है। इस प्रकार हमें इस वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास में हर एक वंश को ऐतिहासिक वंश की मान्यता प्राप्त है, लेकिन जरासंध वंश को नहीं, क्योंकि इसकी साक्ष्य हमें अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हमें मिलता है शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश देखने को मिलता है। इसकी कहा जाता है कि यह 412 में आया और 344 तक इसका शासन रहा। कहीं 322 मिलता है, कहीं 344 मिलता है। कभी 412 में आया और 344 तक। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी मिलती है। कहीं कहीं 322 की पढ़ने को हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकारों का मानना है 344 तक ही मानना है शिशुनाग वंश का। कहा जाता है कि इसने जो नागदशक था उसकी हत्या करी शिशुनाग ने और शिशुनाग वंश की स्थापना की। इन्होंने अवंती पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी मगध पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ पर मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर, कहाँ से? पाटलिपुत्र से हटाकर, जो उदयनी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी हर्यक वंश की, वहाँ से हटाकर उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। किसने? शिशुनाग ने। क्योंकि तुम किसी के परिवार को मार डालोगे तो वह कब तक शांत बैठेगा? उस समय पर कानून व्यवस्था तो थी नहीं, राजाओं का शासन था। उनको जैसा लगा उन्होंने वैसा करना प्रारंभ किया। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। किसने? इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। और कहा जाता है कि जो इनका क्षेत्रफल रहा, मगध से लेके, मगध में तो था ही, मगध से लेके बंगाल और मालवा के क्षेत्र तक इनका अधिकार रहा। धीरे धीरे अब
अपने जो प्राचीन इतिहासकार थे उन्होंने इनको बताया कि यहाँ से इनका शासनकाल रहा तथा इनकी इतनी राजधानी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है, इसके बाद अगला शासक काल अशोक बना। कौन सा? काल अशोक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। काल अशोक ने 394 में शासन करना प्रारंभ किया। कभी 394 और 366 तक शासन किया। 394 में शासन करना प्रारंभ करता है और 366 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इसने भी अपने पिता शिशुनाग की हत्या की। किसने? कालाशोक ने। कालाशोक ने अपने पिता की हत्या करी, शिशुनाग की, और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तथा इसने वैशाली से, कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से लेकर पाटलिपुत्र दोबारा स्थानांतरित कर दी, क्योंकि यह कह रहा था कि हम वैशाली में रह के हम अच्छी से शासन नहीं कर पा रहे, इसलिए इसने वैशाली से तो पुनः राज्य, इससे पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे शासन करना प्रारंभ करते। वहाँ राज्य वैशाली से राजधानी हटाई, फिर से पुनः पाटलिपुत्र पे गए। तथा इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति की हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि कालाशोक ने करवाई। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि यह क्षत्रिय था। कौन था? पहला क्षत्रिय था। क्षत्रिय बोले तो जैसे वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी, इसके बाद यह पहला क्षत्रिय था जिसने शासन करना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि इस वंश जैसे कालाशोक समाप्त होता है और इसका अंतिम शासक हमें नंदीवर्मन देखने को मिलता है। कौन सा? नंदीवर्मन देखने को हमें प्राप्त होता है। इसके बारे में नंदीवर्मन की हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने करती और नंद वंश की स्थापना की। कौन सी? नंद वंश की स्थापना। आज तक हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। नंद वंश थोड़ा विस्तार से समझाते हुए आपके साथ कल शेयर करेंगे। नंदवंश, नंदवंश के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। नंदवंश यह वही नंदवंश है जिसमें धनानंद चाणक्य का अपमान करते हैं और एक चाणक्य अपने शिष्य को खरीदते हैं, एक दास को खरीदते हैं तथा उसको चंद्रगुप्त मौर्य नाम देके पूरे भारतवर्ष पे शासन कराते हैं। अगर ऐसे मंत्री, ऐसे गुरु हमें प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या है। जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक भी हमारे लिए पढ़ने के लिए लिखी। हम आपके साथ नंदवंश के बारे में कल शेयर करेंगे। जय हिंद।